नमस्कार। कक्षा 12 के इतिहास में हम पहला पाठ पढ़ रहे थे, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। हमने कल पढ़ा था साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने धार्मिक साहित्य पढ़ लिया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य के अंदर हमने ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिया। धर्मेतर साहित्य, इसमें हमने ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े। ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने 1150 में कलहन की राजतरंगिणी को माना कि उसने कश्मीर का इतिहास लिखा गया था 12वीं शताब्दी के अंदर। फिर हमने विशुद्ध साहित्य ग्रंथ पढ़े, जिसके अंतर्गत हमने पाणिनि का अष्टदई, जिसमें कथा कोश नाटक इत्यादि पर लिखा गया, पाणिनि का अष्टदई, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा क्षेत्रीय साहित्य, जिसमें तमिल साहित्य, तमिल भाषा में तमिल साहित्य लिखा गया, जिसे संगम साहित्य भी कहा जाता है, और अगस्त्य ऋषि इसके प्रणेता थे। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसके अंदर कानरदेव प्रबंध का इत्यादि ये राजस्थानी भाषा के ग्रंथ थे। फिर हमने पढ़ा विदेशी साहित्य। हमारा टॉपिक विदेशी साहित्य पर शुरू हुआ। विदेशी साहित्य, देखो क्या है कि प्राचीन काल में भारत का व्यापार के संबंध में विदेशों के साथ में आना जाना लगा था, जिससे वहाँ के जो प्रमुख लोग थे, जो ज्ञानी शास्त्री थे, वो यहाँ भारत आए भारत के बारे में जानने के लिए, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सबको मालूम है। तो इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं यूनानी शासक। यूनानी लोग आए, जो मेगास्थनीज सबसे पहले आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। इंडिका पुस्तक में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में लिखा। टालमी का भूगोल है, और स्ट्रैबो ने भी इतिहास में लिखा। एथियन श्री भी किताब लिखी गई। ये तो थे यूनानी। उसके पश्चात आए चीनी। चीनी में हेनसांग, इतिसिंग और फायान आया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। चीनी यात्री, ये हमारे नंबर का प्रश्न भी आता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को। हेनसांग, इतिसिंग, फायान, ये सभी चीनी यात्री आए, और जिन्होंने हमारे भारत में उस समय के जो राजा थे, उनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा। आपको मैंने बताया कि हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तिब्बती यात्री भी आए। तिब्बती में तारानाथ का तंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ प्रमुख है। तिब्बती यात्री है तंग्यूर और तंग्यूर, जिसमें तारानाथ प्रमुख थे। उसके पश्चात जो मुसलमानी शासक भी आए, मसूदी का मिडास ऑफ गोल्ड और अल-बरूनी का तारीख उल हिंद, ये सभी हमारे थे विदेशी साहित्य। इसके बाद में आती है वंशावलियाँ, जो तृतीय नंबर पर धार्मिक साहित्य में हमारा था। धर्मेतर साहित्य में तीसरे नंबर पर अलग से था हमारा वंशावलियाँ। हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया था: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ। हमने धार्मिक साहित्य पढ़ लिया। धर्मेतर साहित्य हमारा पूर्ण हो गया। हम पढ़ेंगे वंशावलियाँ। वंश का तात्पर्य है कि हमारी प्राचीन काल की वंश परंपरा कैसी थी। वंशावली जो लेखन परंपरा है, वह व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की एक प्रणाली रही है। वंशावली लेखक का वह हर जाति, हर वर्ग के घर पे जाता और उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित करता। जो वंशावली लेखक थे, वो वहीं रहकर, स्थायी रूप से रहकर उस बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, और ताकि वह उन लोगों के उस समय के सारे संपूर्ण जीवन के बारे में, जो भी सामाजिक घटनाएं होती थी, उनके बारे में ये लिखे थे, और उन सबको अपनी हस्तलिखित पोथियों के अंदर अंकित करते थे। वंशावली के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं चला। हमें अपने दादा परदादा के नाम तक ध्यान रहते हैं, लेकिन उनके आगे हमारी पीढ़ी कैसी थी वो हमें पता नहीं चलती। लेकिन जो वंशावली लेखक है, वो हमारे इन सब चीज़ों की पीढ़ी दर पीढ़ी लिखते जाते हैं, इसलिए उनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे पूर्वज कौन थे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कार, समाज, मूल, गोत्र, कुलोचार, उन सब के बारे में, पूर्वजों के बारे में वंशावलियों से पता चलता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावली को एक साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार किया। जगदीश कुमार बनाम सरवन एक केस था जिसके अंतर्गत उनकी जो पंडे हरिद्वार के अंदर होते हैं उनके उन्हें लिखे हुए साक्ष्यों को, उनके लिखे हुए वंश परंपरा को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इस प्रकार यह वंशावली जो परंपरा थी वह महत्वपूर्ण थी। तो ये हमारा आज का टॉपिक ये पूर्ण होता है साहित्यिक स्रोत। इसके बाद में हमारा जो अगला स्रोत है जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है वो है हमारे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व का अर्थ है कि जो हम इतिहासकार को माना कि अतीत के जो साक्ष्य भौतिक रूप में प्राप्त हुए हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। इसे भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसका है उत्खनन से प्राप्त स्रोत। हमारा जो पुरातात्विक हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन जो संस्कृति का पता चला है वो हमें खुदाई से जो प्राप्त हुए उन्हीं अवशेषों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसमें पुरातात्विक में सबसे पहला आता है उत्खनन से प्राप्त स्रोत, यानी उत्खनन जो जमीन में से खोदकर निकाली गई जो सामान थे। पुरातात्विक से जो स्रोत है वह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि उनकी लिपि नहीं थी और उनकी लिपि चित्रात्मक थी, इसलिए उनके जो मिले हैं सामान उनसे ही हमने उसके बारे में पता चलता है। पाषाण काल में मानव चाहे सिंधु घाटी के अंदर मनुष्य था वह या गुप्त काल के बारे में हमें सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। मानव ने पाषाण काल में उपकरण बनाए और कृषि कार्य करना सीख लिया और कृषि कार्य करते हुए उसने मृत भांड बनाने सीख लिया, यानी मिट्टी के बर्तन। और हमें जो अवशेष मिलते हैं वह मृत भांड संस्कृति से ही मिलते हैं। तो उसे 4 भाग में बांटा है उत्खनन में जो मृत भांड संस्कृति है। सबसे पहले आती है OCP। OCP से तात्पर्य है गेरुए रंग के रंग युक्त मृत भांड। फिर BRW, यानी ये गेरुए रंग के, ये काले लाल रंग के मृत भांड। देखो मानव धीरे धीरे विकास करता गया, इसलिए उसने अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग देकर अपने मृत भांड बनाने शुरू कर दिए। फिर आता है PGW, यानी पेंटेड किए हुए चित्रकारी किए हुए स्लेटी रंग के मृत भांड, चित्रित स्लेटी रंग के मृत भांड। इस पर भी प्रश्न आता है 2 नंबर का, स्लेटी रंग के मृत भांड। और चौथे नंबर पर है वो NSPW, यानी उत्तरी काली चमकीली परंपरा। ये हमें मृत भांड संस्कृति के बारे में बताते हैं। उत्खनन में हमें सड़कें, भवन, नालियां वो भी मिली है, उनकी भी हमें जानकारी मिलती है। ये तो है उत्खनन से प्राप्त स्रोत। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है अभिलेख। अभिलेखों को इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि अभिलेखों पर जो चीजें अंकित थी वह एकदम सही थी, तिथि युक्त थी और समसामयिक थी। क्योंकि जो स्थानाभाव के कारण उस पर अन्य किसी भी सामग्री को नहीं डाला गया है। सबसे पहले अशोक ने अभिलेख लिखने शुरू किए, क्योंकि अशोक को जो ये प्रेरणा थी वह यूनानी शासक दारा से मिली थी। उन अभिलेखों पर उस समय के राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में लिखा जाता था। अशोक की जो लिपि थी, जो अभिलेख लिखे गए हैं वह खरोष्ठी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख
स्तंभ लेख और गुहा लेख भी मिले हैं, यानी कुछ शिलाओं पर लिखा हुआ है, गुहा लेख यानी गुफाओं में लिखा हुआ मिला है। और जो जूनागढ़ का संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है वह रुद्रदामन का अभिलेख है। स्कंदगुप्त का भीतरी लेख मिला है हमें, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रभावती का ताम्रपंत्र पर लिखा हुआ भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। कुछ लेख मूर्तियों पर लिखे जाते थे, उन्हें मूर्ति लेख कहा गया है। अशोक के जो गुहा लेख है बराबर के पहाड़ियों में आजीविकों के बारे में लिखा गया है। दशरथ के नागार्जुनी सातवाहनों के नासिक अभिलेख जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद तीसरे नंबर पुरातात्विक अभिलेख में आता है सिक्के व मुद्रा, क्योंकि उस समय व्यापार के लिए इन चीजों का प्रयोग किया जाता। सिक्के हमें चांदी व तांबे के सबसे पहले मिले हैं। सिक्के पर सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए जो सिक्का मिला है उस पर उसे पता चलता है हमें कि वह संगीत का शौकीन था। और जो कुमारगुप्त है उनके कार्तिकेय प्रकार के सिक्के मिले हैं जिससे उनमें उनके शैव अनुयायी होने का हमें पुष्टि करते हैं। जो सबसे पहले हमें चांदी व तांबे के सिक्के मिले उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाते थे, उन्हें आहारता भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है कि पंचमार्क सिक्के कौन से कहलाते हैं, वह चांदी व तांबे के सिक्के हैं। इन पर सिक्कों की खासियत ये थी, इनको इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इन पर जो तिथि क्रम था और धार्मिक विश्वास की कला पर ये प्रकाश डालते हैं, आर्थिक स्तर की जानकारी देते हैं और सीमाओं के ज्ञान के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है हमारा स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन, जो हमारे प्राचीन काल के अंदर जो स्मारक बने हुए हैं, जो भवन बने हुए हैं, वो इसके अंदर महत्वपूर्ण माने गए हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। प्रमुख है हमारे देवगढ़ का भीतरी गांव। देवगढ़ व भीतरी गांव मंदिर में गुप्तकालीन जो मंदिर मिले हैं वहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। मूर्तियाँ मिली हैं जो शैल चित्रकला की जानकारी मिलती है। पांचवें नंबर पर जो इसके स्मारक व भवन के बारे में मूर्तियाँ व चित्रकारी, मूर्तियाँ व शैल चित्रकला जो पुरातात्विक स्रोत है उनमें महत्वपूर्ण है। मूर्तियाँ टेराकोटा की मिली हुई बनी हैं। शैल चित्रकला जो गुफाओं के अंदर मानव के द्वारा जो चित्रित किया गया है वो शैल चित्रकला कहलाता है। अजंता की चित्रराशि दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र प्राचीन इतिहास को अभिव्यक्त करते हैं। जो हमारा महत्वपूर्ण है इसमें मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका के अंदर, राजस्थान के अंदर कहीं बहुत जगह पे हमें शैल चित्रकला मिली है। तो हमारा एक महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न तैयार होता है कि साहित्यिक स्रोतों के बारे में, भारतीय जानकारी को, इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया उसके द्वारा विवेचना कीजिए। तो हम साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों के बारे में लिख सकते हैं। एक अलग से साहित्यिक स्रोत का प्रश्न तैयार हो सकता है और पुरातात्विक स्रोतों का। हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगला हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। नमस्कार।